नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करें हॉर्टिकल्चर के एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी। क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई प्लांट किसी स्पेसिफिक क्लाइमेट पे, स्पेसिफिक जलवायु पे अपनी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी करता है, अच्छी ग्रोथ दिखाता है। ठीक है। जैसे कि हम क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी में बात करें तो कितने तरह के क्लाइमेट हम देखते हैं। हम स्पेशली जो मेजर क्लाइमेट है वो देखते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में आपने सुना होगा। एक होता है सब ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट, और एक होता है एरिड। तो मेजरली हम ये क्लाइमेट देखते हैं चार। ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण, हाँ शीतोष्ण कटिबंधीय, और एरिड मतलब शुष्क जलवायु की बात करते हैं। ठीक है जी। तो ट्रॉपिकल के अंदर कौन कौन से फ्रूट आते हैं, ऐसे कौन कौन से फ्रूट हैं जो ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय में अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं, या उसी एनवायरमेंट के लिए बने। ठीक है। तो आपके वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो एग्जांपल है वो है मैंगो। मैंगो आपका ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट का, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फ्रूट है। और पपाया भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। इसी के साथ बनाना, कैश्यूनट। कैश्यूनट से मुझे याद है कि कैश्यूनट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कैश्यूनट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या कम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो कैश्यूनट पे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि कैश्यूनट ऐसा ड्राई फ्रूट है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए सबसे कह दें कि उपयुक्त है। और जो बाकी जितने भी आपके लगभग जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो टेम्परेट क्लाइमेट के लिए बेस्ट है। ठीक है। तो हम कैशूनट का कह सकते हैं कि कैशूनट थोड़ा अलग पड़ता है थोड़ा। तो इसको आप एग्जाम एग्जाम की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के नजरिए से आप इसे गौर कीजिएगा, इसको स्पेसिफिक रखिएगा, अलग रखिएगा। उसके बाद पाइनएप्पल और कोकोनट और सपोटा मींस चीकू। चीकू के नाम से आप जानते हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल है ये आपके सिलेबस में है जो ट्रॉपिकल के। सब ट्रॉपिकल की बात करूं तो सब ट्रॉपिकल में आता है आपके सिट्रस। जी हाँ, सिट्रस सब ट्रॉपिकल का है, उपोषण का। और पोमग्रेनेट अनार की बात करें और ये भी सब ट्रॉपिकल का, गुआवा भी सब ट्रॉपिकल का, लीची भी सब ट्रॉपिकल का, लोक्यूट भी सब ट्रॉपिकल का, और ग्रेप भी सब ट्रॉपिकल का। उसके बाद टेम्परेट की बात करते हैं। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण। शीतोष्ण में एप्पल ठंडे इलाके के, पियर, पीच और प्लम, स्ट्रॉबेरी और वॉलनट ड्राई फ्रूट में, आलमंड। ठीक है। ये टेम्परेट के हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एरिड की बात करें तो एरिड में आंवला आ जाता है, बेर आ जाता है स्पेशली, और बेल आ जाता है, डेट पाम आ जाता है, फालसा आ जाता है, और करोंदा आ जाता है। ओके। तो ऐसे कुछ आपके क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको डिवाइड किया है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एरिड टाइप्स के फ्रूट्स को। ठीक है। तो इन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा मैंगो किस क्लाइमेट का है, ट्रॉपिकल का है, सब ट्रॉपिकल का है। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा एप्पल, पियर, पीच, इनमें से किसी भी क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो मैंने लिख दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे यहाँ पे कैश्यू नट लगा, मैंने वो बता दिया। और बाकी तो ठीक है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट ही है। इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ भी लिखा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप इनको थोड़ा डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि इनकी जो नेचर रहेगी, ग्रोथ की जो नेचर रहेगी, इनका जो टेम्परेचर रहेगा वो लगभग सेम ही रहता है। ठीक है। कि एक ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, सारे के सारे उसी टेम्परेचर पे अपनी अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं। सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट का अगर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है तो वो बाकी जो एग्जांपल्स मैंने इसके आगे लिखे हैं, जैसे सिट्रस, पोमग्रेनेट, गुआवा, लीची, लोक्यूट, ग्रेप, ये उस स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंडर अपनी ग्रोथ को दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेम्परेचर की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो खरीफ है और रबी है, आप दो तरह की क्रॉप्स पढ़ते हो, खरीफ की और रबी की। खरीफ जो है वो वार्म टेम्परेचर मतलब वार्म क्लाइमेट का है। टेम्परेचर इसमें थोड़ा हायर साइड रहता है वार्म क्लाइमेट का।
और जो रबी है वो कूल टेम्परेचर की है, कूल क्लाइमेट या कूल टेम्परेचर के अंदर अच्छा प्रोडक्शन दिखाती है रबी की क्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लें रबी का, तो पी मटर ऐसी सब्जी है जो रबी की है और इसके अंदर ये अच्छे से अपनी ग्रोथ दिखाती है कूल टेम्परेचर के अंदर। बाकी लगभग जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, लगभग सारे नहीं, अब ऐसे तो मैं कह रहा हूँ कि ये एप्पल और पियर है जो हमारा, ये नहीं क्योंकि ये तो ठंडे इलाके में होंगे, लेकिन लगभग जितने भी बाकी फ्रूट्स हैं ना, जो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हम देख रहे हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे आपको कहाँ दिख रहे हैं? सारे के सारे खरीफ के अंदर देखने को मिल रहे हैं, वार्म क्लाइमेट के अंदर। ये भी ऐसे कह सकते हैं कि खरीफ के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, वार्म क्लाइमेट के अंदर जो एरिड के अंदर बैठे हैं। ठीक है, तो खरीफ के अंदर लगभग सारे फ्रूट और रबी के अंदर वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह और पी वगैरह, ये सब आपको रबी के अंदर देखने को मिलती है ज्यादातर कूल क्लाइमेट के अंदर। ठीक है, तो ये खरीफ और रबी, खरीफ के साथ आप जायद भी याद रख सकते हैं, जायद। ठीक है, खरीफ और जायद वार्म क्लाइमेट की क्रॉप्स होती हैं। अब इंपॉर्टेंट टेम्परेचर की बात कर लें। इंपॉर्टेंट टेम्परेचर में मैंने सब क्रॉप्स के टेम्परेचर लिख दिए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से देखा जाए तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं थोड़ा सा मैंने चेंज किया है अपने वीडियोस बनाने का तरीका। पहले मैं क्या करता था, खुद बोल बोल के लिखता था, अब मैं पहले से ही आपको नोट्स प्रॉपर साफ राइटिंग में थोड़ा तैयार करके दे दूंगा और इसको बोल के आपको बता दूंगा कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें हमारा जो ड्यूरेशन है वीडियो का वो भी थोड़ा छोटा हो जाता है और क्या कहते हैं, आपको एक प्रॉपर साफ राइटिंग में नोट्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर मैं इसी तरीके से आने वाली वीडियोस लेके आऊंगा। अब करते हैं इंपॉर्टेंट टेम्परेचर की बात, उसके अंदर हम बात करते हैं मैंगो की। ठीक है, तो मैं, हाँ, तो मैंगो जो है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ, ग्रोथ में मैंगो की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस। और स्टोरेज के लिए टेम्परेचर हो जाएगा 12 टू 14 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज के लिए हम थोड़ा टेम्परेचर कूल कूल साइड, मतलब ठंडे, जैसे फ्रिज रेफ्रिजरेटर का, हम रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को? ताकि वो लंबे टाइम तक उनकी जो शेल्फ लाइफ है, उनकी जो जीवन क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ाई जा सके, उनको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सके। तो हमेशा जो स्टोर करते हैं वो 12 टू 14 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं मैंगो को, या ऐसे कहते हैं कि ठंडे टेम्परेचर पे उनको स्टोर किया जाता है। बनाना की बात करें तो बनाना का ग्रोथ के लिए 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक अगर बात करें, रेंज ना दी हो तो 26.5 डिग्री सेल्सियस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और स्टोरेज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनाना की जो स्टोरेज है वो 13 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है, -13 नहीं, ये डैश है, ठीक है, 13 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है। और वैसे नॉर्मल ग्रोथ के लिए 26.5 स्पेसिफिक हो गया, रेंज होगी 20 से 30, और वैसे आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो स्टोरेज में पूछा जाएगा 13 डिग्री सेल्सियस, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डेट पंप की बात करें, डेट पंप का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट पंप की हीट यूनिट कितनी है? तो डेट पंप की हीट यूनिट है 3300 या 3300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत ज्यादा कंसीडर करना बजाय बाकियों के। बनाना की स्टोरेज पे और डेट पंप की हीट यूनिट पे क्वेश्चन आ ही जाता है नॉर्मली। वेजिटेबल्स की बात करें, अब फ्रूट्स में इतना ही, फ्रूट्स में इतना ही, ठीक है। अब वेजिटेबल्स की बात करते हैं। टोमेटो की ग्रोथ के लिए 20 टू 24 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। 20 टू 24 डिग्री सेल्सियस रेंज है, पर 24 डिग्री सेल्सियस पे क्वेश्चन आता है। अगर आपको ऑप्शन मिलेगा टोमेटो की ग्रोथ कौन से टेम्परेचर पे अच्छी दिखती है, तो वहां पे ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको, 20 मिल सकता है, 24 मिल सकता है, 28 मिल सकता है, ठीक है, और 15 मिल सकता है। तो आप क्या करोगे, 24 डिग्री सेल्सियस लगाओगे, ये ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। ऑप्टिमम फॉर लाइकोपिन डेवलपमेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा, तो भी ये देखो लाइकोपिन डेवलपमेंट के लिए 24 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी वही चीज लिखी हुई है, तो आप इसको मानोगे, यही ऑप्शन बेटर रहता है। अब चाहे मेरे दिमाग में ग्रोथ के लिए था चाहे लाइकोपिन के लिए था, मुझे नहीं पता, ठीक है, पर मैंने ये क्वेश्चन इतना देखा है कि मुझे पता है कि अगर जब टमाटो पे बात आती है तो 24 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में होता है, तो इसी को टिक करना है आपने हर बार, ठीक है। फिर चाहे वो लाइकोपिन के लिए पूछा जाए और चाहे फिर वो ग्रोथ के लिए पूछा जाए, आपने 24 डिग्री सेल्सियस मान के रखना है कि टोमेटो के लिए जरूरी है। और लाइकोपिन डेवलपमेंट स्टॉप, मतलब रुक जाता है, लाइकोपिन डेवलपमेंट है जो वो रुक जाता है जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए। ये 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी आप याद रखोगे, इससे ज्यादा होते ही लाइकोपिन डेवलपमेंट रुक जाता है। यहाँ से क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखे हैं और बहुत कम भी नहीं देखे हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे जैसे मिल जाते हैं कभी कभी, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो टोमेटो को मिल जाएगा, वरना कहीं और देखने को मिल जाएगा, बता देता हूँ कहाँ। अनियन की बात करते हैं, अनियन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है टेम्परेचर में। अनियन में बताता हूँ, वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है
वो होती है शॉर्ट डे, मतलब लो टेम्परेचर पे, ठीक है, लो टेम्परेचर पे। इसमें आपको टेम्परेचर कम देना होता है ठंडे टाइम टेम्परेचर में, जैसे कि 13 से 21 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्वेश्चन इतना नहीं आएगा। बल्ब फॉर्मेशन टाइम लॉन्ग डे, मतलब हाई टेम्परेचर पे 15.5 से 25.5 रेंज देखने को मिलेगी, या आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस भी रेंज देखने को मिल सकती है। यहाँ पे भी इतना ज्यादा क्वेश्चन आपको अनियन पे देखने को नहीं मिलेगा। अनियन का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहां आपसे पूछते हैं स्टोरेज एट 4 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट 65 to 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहां से आपको अनियन पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि अनियन की स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता ये है कि अनियन एनवायरमेंट से क्या करता है, नमी को एब्जॉर्ब करता है, और जब वो ह्यूमिडिटी को एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर आपको स्प्राउटिंग देखने को मिलती है, रूट्स निकल जाती है। तो अब अनियन की ये बात खास है कि अनियन को हम 4 to 10 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रखेंगे, 65 to 70%। तो ये दोनों टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अनियन के लिए, इसको फोकस में रखेंगे। ओकरा भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओकरा का मैं सबसे पहले आपको सीधा क्वेश्चन ही बता देता हूँ। ओकरा के लिए क्वेश्चन कहां से आता है, ओकरा के लिए क्वेश्चन यही से ही आता है, ठीक है। आपको बस इतना पूछा जाएगा, जो ओकरा है, ओकरा ग्रोथ के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, उसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर कैसा है, फेवरेबल कंडीशन है लॉन्ग वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर। ओकरा को चाहिए लॉन्ग वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर। ये लाइन आप रट्टा मार लो ओकरा के लिए कि उसे लॉन्ग वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा गर्म, लंबे समय तक गर्म टेम्परेचर, और ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब जिसके अंदर नमी हो, ऐसा उसको टेम्परेचर चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन कितना होता है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, वैसे लिखा हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस। रेंज पूछ रहे तो 25 से 35, वैसे नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस। जर्मिनेट स्टॉप हो जाती है, टेम्परेचर विल बी लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो ओकरा के लिए तो जर्मिनेशन रुक जाएगी, और अगर 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो भी जर्मिनेशन रुक जाएगी। अब ये जो बातें हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं क्यों। छोटी सी बात है कि जो ओकरा है आपकी, इसका ओरिजिन पहले इसका है अफ्रीका। अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थल है, जहां से ये बनी है, जहां पे सबसे पहले हमें मिली थी, जहां इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ओकरा अफ्रीका की उत्पत्ति वाला स्थान है, मतलब ओकरा की उत्पत्ति का स्थान अफ्रीका है नॉर्मल। और अफ्रीका में क्या है, ज्यादा से ज्यादा गर्मी है, अफ्रीका में गर्मी है, वार्म टेम्परेचर रहता है। तो ओकरा के लिए लॉन्ग वार्म, लंबे समय तक वार्म टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ग्रोथ के लिए। और वहां पे इतनी गर्मी है तो 20 डिग्री सेल्सियस से कम भी नहीं जाएगी, और 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने पर तो कोई भी पौधे की हालत बुरी हो जाएगी, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस से कम भी नहीं जाना चाहिए, और 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक क्रूशियल स्टेज है जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर इतना होना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ओकरा के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ग्रोथ के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अब ये लॉन्ग वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर आपको अफ्रीका से याद रहेगा, क्योंकि इसका ओरिजिन प्लेस अफ्रीका है, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है ओकरा का सोइंग, क्योंकि यहाँ पे इसलिए दे दिया स्पेशली क्योंकि ओकरा की सीड रेट पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। अगर तो ओकरा को खरीफ में आप ग्रो कर रहे हो तो जून जुलाई, खरीफ का टाइम क्या होता है, जून जुलाई का, और समर का टाइम क्या होता है, फरवरी मार्च का, ठीक है। अगर आप खरीफ में ग्रो कर रहे हो तो इसे 8 to 10 केजी पर हेक्टेयर में ग्रो करो, मतलब इतनी आपको सीड रेट की आवश्यकता पड़ेगी, 8 to 10 केजी पर हेक्टेयर। अगर आप समर में यूज कर रहे हो, फरवरी मार्च में लगा रहे हो, जून जुलाई से पहले, तो आपको 18 to 20 केजी पर हेक्टेयर, ऐसे समझ लो कि ये जायद के लिए और ये खरीफ के लिए। जायद के लिए फरवरी मार्च 18 to 20 केजी पर हेक्टेयर, और वैसे खरीफ के लिए जून जुलाई 8 to 10 केजी पर हेक्टेयर। और मेरे को जो क्वेश्चन मिले हैं अभी तक वो मिले हैं खरीफ के लिए 8 to 10 केजी पर हेक्टेयर वाला सिस्टम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं 8 to 10 केजी पर हेक्टेयर में, तो आप दोनों को कंसीडर कीजिएगा, ठीक है, दोनों में। अब पोटैटो की बात करते हैं। पोटैटो में ट्यूबर डेवलपमेंट में टेम्परेचर कितना चाहिए, 17 to 90 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट इंपोर्टेंट टेम्परेचर। पोटैटो का मोस्ट इंपोर्टेंट टेम्परेचर 17 to 19 डिग्री सेल्सियस। ये रेंज भी पूछ ली जाती है, और वैसे भी आपको कभी कभी ये रेंज ना हो तो यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। कितना, 18 डिग्री सेल्सियस। तो आप उसको भी कंसीडर करोगे कि 18 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। 17 to 19 रेंज है, 18 डिग्री या 19 डिग्री जितना भी मिले आप देख लो, आसपास ही होगा, मतलब आसपास ऐसे नहीं होगा कि आपको 17 18 19 दे देगा,
अगर 17, 18, 19 भी दे दे तो आप 19 जाना, क्योंकि 19 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, 19 से ऊपर तो जाएगा नहीं, मैक्सिमम ही है। तो आप 19 को मान के रखना पीक। और वैसे आपको ऑप्शन में ऐसे एक साथ नहीं देगा, आपको देगा 18 देगा, 21 देगा, 24 देगा, 35 देगा, इस तरीके से। तो पोटैटो के लिए जो ट्यूबर डेवलपमेंट, यही होता है अपने लिए यूजफुल पार्ट। तो ट्यूबर डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 17 to 19 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ट्यूबर डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस। पोटैटो और टोमेटो के लिए लगभग सेम हो गया। अब जब पोटैटो की बात कर रहे हैं तो ट्यूबर की बात कर लेंगे कि ट्यूबर डेवलपमेंट रुक जाएगा मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस पे। अगर टोमेटो की बात कर रहे हैं तो लाइकोपिन डेवलपमेंट रुक जाएगा मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब नंबर लगभग सेम से ही है ना, जैसे एक दूसरे से मेल खाते हुए से नंबर है, ठीक है। तो ज्यादा ऐसा नहीं है, बार बार आप रिपीट करोगे ना, एक दो बार देखोगे तो आपका माइंड खुद एनालाइज करने लग जाएगा, आपको खुद पता लगने लग जाएगा कि ये नंबर, मैंने ऐसा नंबर कहीं और भी पढ़ा है। अब बात करते हैं कैरेट की। कैरेट और रेडिश में से, जो कैरेट और रेडिश है, इनमें टेम्परेचर का फर्क है। एक थोड़ी ज्यादा कूल साइड जाती है, जैसे रेडिश। रेडिश व्हाइट है, रेडिश मूली व्हाइट है। व्हाइट है मतलब आपको व्हाइट किसकी? स्नो की याद दिला रही है। व्हाइट आपको स्नो जैसा लग रहा है तो वो ठंडे टेम्परेचर की है, ठीक है। उसका टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जाएगा, ठीक है। रेडिश का व्हाइट है, स्नो ही है, थोड़ी स्नो है तो ठंडे इलाके की है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। जो कैरेट है आपकी, ये गर्म इलाके की है, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें भी आपको अच्छी बात बता दूं कि जो कैरेट है वो अफगानिस्तान, कैरेट का ओरिजिन प्लेस कहाँ है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की पैदाइश है, ठीक है। कैरेट है जो आपकी, वो अफगानिस्तान की पैदाइश है, ऐसा समझ लो आप। इसका ओरिजिन प्लेस है अफगानिस्तान। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। और इसका अच्छा से टेम्परेचर 18 to 22। और मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है, कैरेट और रेडिश में से रेडिश पे निकल के आता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का रूट डेवलपमेंट के लिए। और इसके अंदर कैरेट में भी रूट डेवलपमेंट या रूट फॉर्मेशन के लिए 1822 हो गया। कलर डेवलपमेंट, कैरेट में कलर डेवलपमेंट भी है, इतना रेडिश में इंपॉर्टेंट नहीं है कलर डेवलपमेंट। कैरेट में कलर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ये है आपका 15 से 21 डिग्री सेल्सियस। लगभग सेम ही हो गया, 18 से 22 डिग्री और 15 से 21 डिग्री, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। तो कलर डेवलपमेंट के लिए कैरेट में 15 से 21 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। और क्वेश्चन कहां से आएगा आपको? कलर डेवलपमेंट में आ सकता है कैरेट के, लेकिन रेडिश में मेरे ख्याल से अगर आपको रूट डेवलपमेंट की बात करेगा तो रेडिश से ही करेगा, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। और रेडिश आपको कैसे याद रहेगा? कैरेट और रेडिश में टेम्परेचर आप कैसे याद रखोगे? किसका टेम्परेचर कम है? उसके कलर से। अब जैसे व्हाइट है तो स्नो की याद करा रहा है, ये मेरी ट्रिक है छोटी सी। कॉलीफ्लावर की बात करें, कॉलीफ्लावर कर्ड फॉर्मेशन। कॉलीफ्लावर में जो आपकी फूल गोभी है, इसमें कर्ड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। कर्ड फॉर्मेशन, अब देखो कॉलीफ्लावर में कर्ड फॉर्मेशन ही करना है, वही हमारे लिए यूजफुल पार्ट है। उसके लिए आपको वैरायटी देखने को मिलती है ट्रॉपिकल और टेम्परेट। मतलब ट्रॉपिकल गर्म इलाके उष्ण कटिबंधीय है, और टेम्परेट मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय, दोनों तरह की आपको वैरायटी देखने को मिलती है। जो ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय, ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस कॉमन टेम्परेचर है। ये कॉमन टेम्परेचर, लगभग सारी की सारी क्रॉप्स इस टेम्परेचर में सिमट जाती है, ठीक है। सबके लिए ये टेम्परेचर अच्छा है। लेकिन टेम्परेट के लिए 10 से 15, ठंडे इलाके की है ना, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, सेम एज रेडिश के लिए। वैसे ठंडे इलाके के लिए, टेम्परेट के लिए इतना सही रहता है, ठीक है। तो ये था कॉलीफ्लावर का, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब देखो कॉलीफ्लावर में एक फिजियोलॉजिकल डिजीज आती है, ड्यू टू लो टेम्परेचर इन कॉलीफ्लावर राइसिनेस एंड फजीनेस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। राइसिनेस मतलब इसका जो कॉलीफ्लावर का जो हमारा कर्ड है, ठीक है, कर्ड में आपको क्या देखने को मिलता है? ऐसे राइस जैसे, राइसीनेस है ना, तो राइस की तरह, राइस के दाने की तरह आपको ऐसे 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 स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसी हम क्या बोलते हैं? राइसीनेस। इससे क्वालिटी कम लगती है, ठीक है। आपका जो प्रोडक्शन हुआ है, जो आपने प्रोडक्शन निकला है आपका, आप जब कर्ड को देखे हुए तो उसके अंदर राइस जैसे दाने ऐसे ऊपर फॉर्मेशन दिखती है, तो वो उसकी क्वालिटी बहुत कम लगती है। ऐसा लगता है राइस को उबाल दिया होने से, उस तरीके का बहुत गंदा लगता है देखने में, तो उससे क्वालिटी लो हो जाती है। ओके, तो ये जो चीज थी कि राइस में कैसे होता है, ये लो टेम्परेचर की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से कॉलीफ्लावर में राइसीनेस और फजीनेस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। यहां से भी क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि आपसे पूछता है कॉलीफ्लावर में राइसीनेस और फजीनेस ये किस वजह से होती है, तो ये बताना पड़ेगा आपको लो टेम्परेचर। कभी कभी लो टेम्परेचर नहीं लिखा होता, वहां पे लिखा होता है तापमान की अनियमितता की वजह से, ठीक है। अनियमितता की वजह मतलब कुछ फिक्स नहीं है क्या हो रहा है, तापमान की वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। पी, मटर। मटर के जर्मिनेशन के लिए 22 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। मटर
पी के लिए 22 डिग्री सेल्सियस, बस याद रखना जर्मिनेशन के लिए। यही से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले से। अब बात करते हैं फोटो पीरियोडिज्म की। फोटो पीरियोडिज्म, उससे पहले एक सेकेंड, हाँ, फोटो पीरियोडिज्म की बात कर ले। फोटो पीरियोडिज्म दो साइंटिस्ट एलार्ड एंड गार्नर, इन दोनों ने दिया था। यहां से भी एक क्वेश्चन निकल के आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि फोटो पीरियोडिज्म कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। एलार्ड एंड गार्नर, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ये तीन टाइप के होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट वो होते हैं जिन पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट डे प्लांट नहीं, लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट नाइट प्लांट, ऐसे कहते हैं, नाइट है गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नाइट, शॉर्ट नाइट प्लांट, इस तरीके से, या तो लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट नाइट प्लांट, जिसका डे लॉन्ग है उसकी नाइट शॉर्ट हो जाएगी, इस तरीके से लिखा है। यहाँ शॉर्ट डे प्लांट मतलब लॉन्ग नाइट प्लांट। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। अब 10 घंटे से ज्यादा लाइट ड्यूरेशन की नीड होती है, आवश्यकता होती है फ्लोरिंग के लिए। अगर प्लांट को फ्लोरिंग के लिए 10 घंटे से ज्यादा लाइट की आवश्यकता है, लाइट की नीड है, तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, मतलब वो पूरे दिन धूप में खड़ा रह सकता है, ऐसा प्लांट, ठीक है। और शॉर्ट डे प्लांट का मतलब जिसको 10 घंटे से कम लाइट ड्यूरेशन की जरूरत है फ्लोरिंग के लिए, ठीक है, या ऐसे कहते हैं ज्यादा डार्कनेस की जरूरत है उसे फ्लोरिंग के लिए, वो होते हैं आपके शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग नाइट प्लांट, एक ही बात है। और जिनको फ्लोरिंग में टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आ जाते हैं डे न्यूट्रल प्लांट पे। अब लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं आपके, ये ऐसे समझो, अगर आप, ठंडी का टाइम चल रहा है, ठीक है, सर्दियों का टाइम चल रहा है, आप बैठे हो धूप के अंदर, तो आपको धूप अच्छी लगेगी, आप चाहे 4 घंटे बैठो, 5 घंटे बैठो, 10 घंटे बैठो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लॉन्ग डे तक बैठ सकते हो ठंड में। तो आपके जो रबी क्रॉप है वो ठंडे टेम्परेचर की क्रॉप है, ठीक है, ठंडे क्लाइमेट की क्रॉप्स होती है रबी की। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि रबी का जो प्लांट है वो ठंड में बढ़िया 10-10 घंटे तक गर्मी में बैठ सकता है, तो वो लॉन्ग डे प्लांट हो गया, ठीक है। रबी की जितनी भी क्रॉप्स होंगी वो सारी की सारी लॉन्ग डे प्लांट्स होंगी, सारे के सारे एग्जाम्पल क्लियर। और खरीफ जो है, आप खुद को खरीफ की फसल मान लो, अगर आप, कि आप खरीफ की क्रॉप हो आप, और आप गर्मियों में, क्या आप गर्मियों में 10-10 घंटे धूप में बैठ सकते हो? नहीं, 5 मिनट में आपकी हालत टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो आप गर्मियों में ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। तो आप अगर खरीफ की क्रॉप हो तो आप शॉर्ट डे प्लांट हो, थोड़े टाइम में ही धूप से उग जाओगे, तो आप खरीफ के क्रॉप हो तो आप शॉर्ट डे प्लांट हो, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक मैंने बताई है। रबी हो तो लॉन्ग डे प्लांट हो, खरीफ हो तो शॉर्ट डे प्लांट हो। रबी लॉन्ग डे इसलिए क्योंकि सर्दियों में है, धूप में बैठ सकता है, नाइट की ड्यूरेशन अच्छी ले सकता है। खरीफ अगर शॉर्ट डे प्लांट इसलिए है क्योंकि वो गर्मियों में है, धूप में बैठना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो शॉर्ट डे प्लांट है, थोड़े टाइम में ही अपनी धूप की कमी पूरी कर लेगा, विटामिन डी लेके निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो रबी लॉन्ग डे प्लांट, खरीफ शॉर्ट डे प्लांट। अब देखते हैं एग्जांपल। लॉन्ग डे प्लांट में देखो सारे के सारे जो एग्जांपल है वो लगभग खरीफ वाले ही होंगे, सॉरी रबी वाले ही होंगे, ठंडे इलाके वाले। ये होगा अनियन, पोटैटो, कॉलीफ्लावर और कैबेज, ठीक है। ये चारों जो है आपके सारे के सारे रबी के मान लीजिए एक तरह से वेजिटेबल्स के। और इधर देखो शॉर्ट डे प्लांट में ये खरीफ वाले होंगे, क्राइसैंथेमम, स्वीट पोटैटो और स्ट्रॉबेरी। वैसे स्वीट पोटैटो रबी भी है खरीफ भी है, दोनों सीजन मिल जाती है, ठीक है। पर क्राइसैंथेमम, स्वीट पोटैटो, स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आएगा आपको, जो ऑप्शन में मिलेगा, अगर शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको ऑप्शन में मिलने के चांस है वो है क्राइसैंथेमम, ठीक है। क्राइसैंथेमम पे क्वेश्चन आएगा। और इधर आपको आ सकता है कॉलीफ्लावर पे, कैबेज पे, मतलब कोल क्रॉप पे तो आ ही सकता है, और साथ में अनियन पे मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। तो आप अनियन को मेन फोकस में रखें, और कोल क्रॉप तो हमने पढ़ ही लिया कि ऊपर जब हमने टेम्परेचर देख लिया था तो कोल क्रॉप हमने पढ़ ही लिया था कि वो ज्यादा से ज्यादा ठंडे टेम्परेचर की क्रॉप है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ तो मैंने आपको बता दिया क्राइसैंथेमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। और स्ट्रॉबेरी भी एक अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी भी ऑप्शन में आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्राइसैंथेमम बेस्ट ऑप्शन है। और डे न्यूट्रल प्लांट इनसे भी ज्यादा, अगर शॉर्ट डे प्लांट पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लॉन्ग डे प्लांट पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो आपका डे न्यूट्रल प्लांट पे क्वेश्चन पूछने के चांस है। और डे न्यूट्रल प्लांट में आपके सिलेबस में ये सिर्फ दो फ्रूट्स है, पपाया एंड गुआवा, सिर्फ दो फ्रूट्स है। इन दोनों फ्रूट्स का रट्टा लगा लो कि पपाया और गुआवा ऐसे फ्रूट है
जो डे न्यूट्रल प्लांट है, बाकी सारे के सारे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, पर पपाया और गुआवा इन पे ही क्वेश्चन आता है, आएगा तो इन पे ही आएगा, और ये आपके डे न्यूट्रल प्लांट है, और मैक्सिमम मैं मान के चलता हूं, जहां तक मुझे लगता है पपाया पे क्वेश्चन आ जाएगा। वेजिटेबल्स की बात करें, वेजेस की, उसके अंदर ब्रिंजल, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इंडियन ओरिजिन की है। टोमेटो, चिल्ली, ओकरा, ओकरा पे उसके बाद आप ओकरा को कंसीडर करो, ब्रिंजल के बाद आप ओकरा को कंसीडर करो, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, टोमेटो और चिल्ली पे कम चांस है, और कुकुम्बर पे भी कम चांस है, लेकिन ब्रिंजल और ओकरा पे अच्छे खासे चांस है डे न्यूट्रल प्लांट की। तो ये था आज का टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन को हमने कंसीडर कर लिया, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।